हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है करंट अफेयर्स सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण मासिक का सीरीज चला रहे हैं। ये सीरीज जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में जो करंट पूछा जाता है उसका लगभग 70 to 80% जो है प्रतियोगिता दर्पण से हूबहू जो है उठा करके पूछ लिया जाता है। इसलिए प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को देखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें जो है हम अगस्त महीने तक का करंट अफेयर्स को अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो यह जो वीडियो होगा वो होगा सितंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम का। देखिए, होता क्या है कि जो प्रतियोगिता दर्पण का एक ढर्रा होता है कि ये जो जिस महीने का वो मैगजीन होता है उससे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले का कंटेंट उसमें रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जान लेना चाहिए। वैसे तो जो लोग इस मैगज़ीन को पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होगी कि सितंबर महीना का है, इसमें न्यूज़ जो है जुलाई वगैरह का दिखाया जा रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग जो है हर मंथली मैगजीन का जो है 4 वीडियो बनाते हैं। और 4 वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो है जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, हर मैगजीन में 4 खंड होता है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तीसरा हो गया आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, और चौथा हो गया विविध से संबंधित घटनाक्रम जो है वो करंट अफेयर्स, नियुक्ति वगैरह ये सब जो होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 वीडियो बनाते हैं हम लोग, और चारों में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण साबित होगा जिन लोगों को मैगज़ीन पढ़ने में परेशानी होती है और शब्द और टर्मिनोलॉजी को समझने में परेशानी होती है, तो वो लोग अगर देखें तो उनको ज़्यादा जो है लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सितंबर महीने का पीडी राष्ट्रीय घटनाक्रम का, है ना, वीडियो। तो पहला देखिए हेडलाइन, जो पहला टॉपिक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल के पश्चात मंत्रिमंडलीय समितियों में भी फेरबदल किया गया। अब देखिए, पिछले महीना जो जुलाई महीने में ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है फिर से नए सिरे से मंत्रिपरिषद की गठन हुई थी। उसमें कुछ मंत्रियों को, पुराने मंत्रियों को जो है पद छोड़ना पड़ा था, इस्तीफा दिलवाया गया था, और कुछ नए मंत्रियों को जो है मंत्री के तौर पर शपथ दिलाया गया। तो एक नए प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। और उसमें जो है, तो एक चीज़ समझ लेना चाहिए आपको, जो है नए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ तो मंत्रिपरिषद में ही मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट जिसको कहते हैं। तो मंत्रिमंडल में वैसे मंत्री शामिल होते हैं जो प्रमुख मंत्रालय का मंत्री होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं तो होते ही हैं, है ना, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, है ना, सड़क परिवहन मंत्री। तो अहम मंत्रालय जो है, इसके जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो मिल करके बनाते हैं कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट में जो है, कैबिनेट मिल करके बना, मंत्रिपरिषद के अंदर ही कैबिनेट आया, जो कि निर्णय लेने के लिए जो है सबसे कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर जो है निर्णय जो लेता है वो मंत्रिमंडल के लोग ही लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो मंत्रिमंडल के लोग लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में भी जो मंत्री शामिल होते हैं उनमें भी कुल 8 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। और समितियों का गठन इसलिए किया जाता है, ये संवैधानिक प्रावधान है, और समितियों का गठन इसलिए किया जाता है कि कार्यों को अलग अलग समितियों में बांट दिया जाता है कि ये समिति का कार्य ये होगा, फलाना समिति का कार्य ये होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है 8 प्रकार की समिति, जब भी नया मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो उसके बाद 8 जो है मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन होना तय होता है। तो उस समय तो मंत्रिमंडलीय समिति गठित हुआ नहीं था, तो अब इस बार के मैगजीन में यह न्यूज आया है। तो ये चीज़ देखिए, तो 8 मंत्रिमंडलीय समिति कौन कौन होते हैं इसको समझिए। इसमें हमको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह देखना है कि वो जो 8 मंत्रिमंडलीय समिति होते हैं, वो हर समिति को अपना एक कार्य भार सौंपा जाता है, वो पर्टिकुलर कार्य को ही देखते हैं। तो हर मंत्रिमंडलीय समिति में क्या होता है, 1-2 मंत्री, 4 मंत्री सदस्य होते हैं, और एक मंत्री जो होते हैं उसमें अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं उस समिति का। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि किस मंत्रिमंडलीय समिति का कौन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, बाकी लोग कौन कौन मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है,
कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री इसमें सदस्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो 8 प्रकार के मंत्रिमंडलीय समिति क्या है, तो पहला है देखिए नियुक्ति संबंधी समिति, नियुक्ति संबंधी अपॉइंटमेंट कमेटी। आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति दूसरा हो गया। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामले, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है, आर्थिक मामलों से रिलेटेड नीति तय करता है, निर्णय करता है। राजनीतिक मामलों का समिति, ठीक है। और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, देखिए निवेश एवं विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, और संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, और तथा रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। तो ये कुल 8 प्रकार के मंत्रिमंडलीय समिति होते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश नेम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, मतलब नियुक्ति संबंधी समिति। हर समिति का अपना अपना कार्य होता है। तो इसमें जो है उपयुक्त 8 समितियों में से, मंत्रिमंडलीय समितियों में से 2 मंत्रिमंडल समिति को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी समितियों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन होते हैं, संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति और आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष अभी कौन है, तो ये है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। और आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह, गृह मंत्री। ये गृह मंत्री होते हैं आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष, और संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी 6 मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं मंत्रिमंडलीय समिति कौन कौन से हैं। तो पहला है देखिए मंत्रिमंडलीय की नियुक्ति संबंधी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो ये है, इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी हैं, मतलब प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, और सदस्य के तौर पर गृह मंत्री होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं बड़े बड़े पदों पर, जो है जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गया, राष्ट्रपति करते हैं, और CAG के तौर पर नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी पदों पर नियुक्ति की जाती है तो उनके लिए जो सिफारिश किया जाता है, ये मंत्रिमंडल नियुक्ति संबंधी समिति ही निर्णय करता है किस व्यक्ति को किस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, और ये राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति फिर उस व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। बड़ा बड़ा पद, अटॉर्नी जनरल के तौर पर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, तो जितने भी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उन सारे पदों की सिफारिश जो है ये मंत्रिमंडल समिति ही तय करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है वो। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, देखिए। और बाकी जो है नितिन गडकरी सदस्य हैं इसके, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्य है, और पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री भी सदस्य हैं इसके। इसका काम होता है कि किन मंत्रियों को कौन सा आवास मिलेगा, कैसा सुविधा मिलेगा, ये सब संबंधी जो है बातों को ध्यान में रखते हैं वो, ठीक है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है ना। आर्थिक नीतियों को तय करते हैं, उसके बाद फिर अपने मंत्रिपरिषद में उसको पारित करवाते हैं, फिर संसद में के पटल पर रखते हैं, ठीक है। संसद के पटल पर रख करके फिर उसको पारित करवाते हैं। तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति आर्थिक नीति को तय करने वाला समिति है, और जो है निर्णय लेने वाला समिति है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण समिति है, और सदस्य के तौर पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री, ये है कृषि कृषक कल्याण मंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री, ये सब सदस्य के तौर पर होते हैं। तो आपको इतना चीज़ नहीं ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको यह ध्यान में रखना है कि इस समिति में जो है, इस समिति को CCEA भी कहते हैं। इस समिति के बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है। जैसे किसानों को जो उपज होता है ना, खाद्यान्न वगैरह, धान गेहूँ, तो उसके लिए जो मूल्य आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है MSP तय करने के लिए, तो वो उस पर जो अंतिम मोहर लगता है ये इसी समिति का मोहर लगता है, तब जा कर के जो है MSP तय होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति इसी प्रकार से आर्थिक से रिलेटेड जो है निर्णय करता है, ठीक है। संसदीय मामलों पर समिति, अब संसद से रिलेटेड जो भी मंत्रिमंडल और संसद से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उनको देख रेख उनकी जिम्मेदारी होती है, जो है ये समिति का होता है, संसदीय मामलों की समिति का। तो इसके अध्यक्ष है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाकी लोग सदस्य हैं, ये देख लीजिए, गृह मंत्री सदस्य हैं इसके, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक मामलों पर समिति। राजनीतिक मामलों के समिति के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब बाकी लोग सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति, मतलब
देश की सुरक्षा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सुरक्षा को देखना पड़ता है, दोनों से संबंधित निर्णय करना होता है, दोनों पर निगरानी रखना होता है। तो इस समिति का भी अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी। जब भी देखते होंगे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा पर कोई संकट आता है तो इस पर हाई लेवल मीटिंग होती है। तो हाई लेवल मीटिंग मतलब इन द सेंस क्या हुआ, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक होती है। उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है। उसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री ये सब शामिल होते ही हैं। और साथ ही साथ जो NSA जो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी शामिल होते हैं। और तब जा कर के निर्णय होता है कि आखिर करना क्या है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का मतलब है कि यह निर्णय करते हैं कि कौन देश, मान लीजिए कोई निवेश करना चाहता है भारत में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको जो है अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही सब चीज़ पर। और भारत कहाँ कहाँ पर निवेश करने के लिए सही रहेगा, यही सब चीज़ जो है, चीज़ों को आकलन करना, इस पर निर्णय करना, ये सब चीज़ है। उसके बाद देखिए रोजगार एवं कौशल विकास मंत्रिमंडल समिति, तो रोजगार से रिलेटेड काम है इनका, है ना। तो इसमें भी प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष होते हैं और बाकी लोग देखिए सदस्य होते हैं। तो ये चीज़ है। आगे आइए, अगला है देखिए उत्तराखंड के पश्चात आप इसमें जो आप ये कर सकते हैं कि हर मंत्रिमंडल समिति का नाम लिख लीजिए और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। बस उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है ना। बस प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा, सदस्यों का नाम नहीं पूछा जाएगा, अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। उत्तराखंड के पश्चात कर्नाटक में भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन हो गया। बासवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री बने। देखिए उत्तराखंड में बड़ा उथल पुथल के बाद जो है बीजेपी की हाई कमान ने जो है वहाँ के अपनी ही सरकार में जो रहे त्रिवेंद्र रावत को हटा करके जो है अपने ही बीजेपी के ही जो है बीजेपी का ही एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड और कर्नाटक में भी जो है नए मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा के स्थान एस येदियुरप्पा को हटा करके बीजेपी के हाई कमान ने जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया, बसवराज बोम्मई को। बसवराज बोम्मई वैसे मुख्यमंत्री हैं जो कि इनके फादर भी कभी एक ज़माने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1988 के दौरान, ठीक है। तो पूरे कर्नाटक में 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं। ये जीके का प्रश्न बन सकता है कि पूरे कर्नाटक में 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके फादर भी मुख्यमंत्री कर्नाटक के थे। एक तो ये हो गए बसवराज बोम्मई और दूसरे वो हैं इससे जस्ट पहले जो कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी ना, जो है वो जैसे उनका क्या जो ये येदियुरप्पा है और देवगौड़ा जी के पुत्र उनको कह सकते हैं जनता दल एस के जो नेता थे वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कर्नाटक में भी नेतृत्व को फेरबदल किया गया। इसमें येदियुरप्पा सरकार में गृह कानून और संसदीय मामलों के मंत्री रहे बसवराज। येदियुरप्पा सरकार में ये बसवराज जो हैं ये गृह मंत्री रहे थे, उनको ही अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाया है ना। तो ये है। तो इसके लिए जो है दलील दिया है बीजेपी के द्वारा कि जो है ये एस येदियुरप्पा का उम्र अधिक हो चुका था और कार्य निष्पादन भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। और आगामी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगामी वर्षों में जो है चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होने वाला है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के नेतृत्व को परिवर्तन करना आवश्यक था, इसीलिए जो है यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो HD कुमारस्वामी जो कि देवगौड़ा जी के पुत्र हैं, ये भी जो है मुख्यमंत्री रहे थे मिलीजुली गठबंधन की सरकार में। तो वो जो है उनके बाद जो है यह बीजेपी की सरकार बनी थी, है ना। अल्पमत में आने के बाद उनका जो है उसके बाद एस येदियुरप्पा बीजेपी की सरकार एस येदियुरप्पा सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी ने उनको हटा करके इनको मुख्यमंत्री बनाया बसवराज को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बस प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से 2 लाइन लिखना है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का फेरबदल हुआ, तो पहले के मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा का स्थान पर और बीजेपी के ही बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया। तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ,
रिसेंटली में। और पश्चिम बंगाल का जब चुनाव चल रहा था तो ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है वो चुनावी घोषणा में यह जो है वादा किया था, चुनावी वादा किया था कि इस बार सत्ता में पुनः आए तो फिर जो है एक राज्य में एक विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन का निर्णय लिया जाएगा। और इसी चीज़ पर खड़े उतरते हुए जब सत्ता में पुनः ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो विधान परिषद के गठन के लिए जो है अपने विधानसभा में एक विधेयक को जो है पारित कर दिया। लेकिन पारित तो कर दिया, जुलाई 2021 में विधानसभा के सत्र शुरू होते ही जब 6 जुलाई को विधानसभा ने जो है विधान परिषद के लिए पारित कर दिया। तो विधान परिषद का प्रस्ताव संविधान में अनुच्छेद 171 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में भी पारित होना होता है, तभी जो है वो जो है वहाँ पर विधान परिषद गठन होता है। विधान परिषद गठन करने के लिए जिस राज्य में विधान परिषद गठन करना होता है उस राज्य के विधानसभा के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करना होता है, फिर संसद में भेजा जाता है, मतलब केंद्र में भेजा जाता है। केंद्र में जाने के बाद फिर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करना होता है, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन और उच्च सदन दोनों में पारित करने के बाद फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब जाकर के जो है उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो विधान परिषद मतलब ये हो गया कि दोहरी सदन, मतलब किसी राज्य में पहले से एक सदन तो होता ही है विधानसभा और दूसरा सदन का गठन करना यही है विधान परिषद, तो जिसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं। तो हर राज्य में तो ये व्यवस्था है नहीं, अभी अब कुल 6 ही राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल यह पारित करके भेजा है, लेकिन यह आसान नहीं है कि संसद जो है केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा दे। संसद लगाए मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। संसद में किसकी बहुमत होती है? केंद्र सरकार की होती है, तो वो चाहेगा तभी तो उस पर मोहर लगेगा। तो यही चीज़ है, तो वो आसान नहीं है। भले जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, लेकिन संसद में वो अटका हुआ रह जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है, जब तक कि जो है केंद्रीय सरकार नहीं चाहेगा। ये चीज़ है। तो हमको इसमें ये चीज़ जान लेना है, प्रस्ताव भले ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल ने मंत्री परिषद विधान परिषद सभा के लिए जो है कर दिया, लेकिन वो तो होना तय नहीं है, वो होगा ही नहीं, है ना, तो वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन हमको इसमें ये जानना है कि अभी तक पूरे 28 राज्य हैं पूरे भारत में, तो 28 राज्यों में से कितने राज्यों में ये विधान परिषद की भी व्यवस्था है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था है, तो वह है 6 राज्य। 6 राज्य हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा आपको। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर था तो वो तो अब संघ शासित क्षेत्र बन गया है, तो उसमें अब काउंट से बाहर है वो। अगला देखिए, स्वदेश में विकसित MPATGM मिसाइल का न्यूनतम रेंज के लिए सफल परीक्षण हुआ। अब देखिए, स्वदेश विकसित मतलब अपने देश में विकसित MPATGM, ये MPATGM क्या है इसको समझिए। तो ये है फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। यहाँ देखिए, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो 21 जुलाई 2021 को जो है परीक्षण किया। पोर्टेबल मतलब तो है कि इसको कहीं भी ले जा सकता है आसानी से किसी भी साइट पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, है ना। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और इसे स्वदेश निर्मित है, यह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसको कहा गया है। ये जो है पहले इस तरह की बात थी कि इजराइल से ख़रीदा जाएगा, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, यहीं पर बनाया जाएगा, और बनाया, और DRDO के सौजन्य से इसे बनाया गया है। DRDO जानते हैं, रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है भारत सरकार का, जो कि रक्षा से रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह को रिसर्च करती है और बनवाती है। और इसी के अनुषंगी कुछ संस्था है जो है इनको सहयोग करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को बनाने में, अस्त्र शस्त्र को बनाने में। जैसे बेल काम इसको सहयोग किया है और BDL सहयोग किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस मिसाइल को बनाने में सहयोग किया है। पर ये तो इसमें अभी आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। DRDO के द्वारा स्वदेश निर्मित ये एंटी टैंक मिसाइल को जो है पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को परीक्षण किया गया, और ये DRDO के द्वारा ये निर्मित है, मतलब स्वयं का निर्मित है। तो इसको निर्माण करने में बेल और BDL का सहयोग रहा। बस यही 2 बात लिखना है आपको और आगे बढ़ना है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दोहराई। अब देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है
यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये यूसीसी का जो मामला है ना, जब से संविधान लागू हुआ है तब से ही इस पर डिबेट होता रहा है। कभी किसी न किसी न्यायालय में इस तरह की बात उठ जाती है और उस पर जो है बहस होता रहता है, लेकिन उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। देखिए, नीति निर्देश संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत का जो खंड है उसमें अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत की सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान सिविल संहिता को लेकर के एक समान कानून बनाएगी। अब क्यों बनाएगी, लेकिन सरकार उस पर अमल अभी तक नहीं कर सकी है, अलग अलग धर्मों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा सकी है, इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी अधर में है, नहीं बन सका है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसको समझिए। समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता मतलब ये होता है, ये अनुच्छेद 44 में ये निर्देश दिया गया सरकारों को। मतलब ये है कि सभी भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के आधार पर कुछ कानून बने हुए हैं, जैसे कि उत्तराधिकारी कानून, विवाह कानून, तलाक कानून, ये सब। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में देखें तलाक का अलग रूल रेगुलेशन है, उसी के आधार पर आईपीसी बना हुआ है, उसी के आधार पर फिर उसका तलाक पर निर्णय होता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो उसी प्रकार से उत्तराधिकारी नियम भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। तो इसमें ये है कि सरकार का कर्तव्य था कि अनुच्छेद 44 को ध्यान में रखते हुए कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाए, इस तरह का उत्तराधिकार को लेकर के या विवाह को लेकर के या तलाक को लेकर के। तो लेकिन अभी तक सरकार ऐसा बनाई नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि उलझन हो जाता है, जो न्यायिक प्रणाली है और न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय वगैरह को जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कभी कभी। मान लीजिए कभी कोई लड़का है अलग समुदाय का, कोई लड़की अलग समुदाय का है, दोनों में विवाह हो गया, फिर तलाक होना है, वो मामला कोर्ट में आ गया, तो अब उसमें वो जो है जो ये असमंजस की स्थिति ये पैदा हो जाती है कि न्यायालय आखिर किसके कोड को माने, किस आईपीसी को माने, उस पर्टिकुलर किसी लड़की पक्ष वाले समुदाय के आधार पर कानून को माने या लड़का पक्ष वाले को माने, आखिर उस पर निर्णय कैसे होगा, निर्णय में परेशानी होती है ना। तो ये है, तो इसी को लेकर के जो है हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दोहराया है कि समान सिविल संहिता बनना चाहिए। इससे जो है न्यायिक प्रणाली में भी लेट लतीफ़ा होता है और असमंजस की स्थिति भी बनी रहती है, ये दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, अब ये सरकार के ऊपर है। तो इसमें आप पॉइंट क्या बना, तो पॉइंट बना कि इसमें प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो दिल्ली हाई कोर्ट ने समान सिविल संहिता बनाने के लिए आदेश दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये समान सिविल संहिता होता क्या है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह आता है। उसमें कहा जाता है कि सरकार समान सिविल संहिता के लिए एक कानून आईपीसी धारा बनाए, जो कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग होता है। बस इतना ही इसमें जानकारी रखना है। अगला है, देखिए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे हम जानते हैं कि 2019 में जो है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को, जो कि सब इंक्लूड एक राज्य था, है ना, तो उस राज्य को राज्य का दर्जा से हटा करके उसमें उसे जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जो उच्च न्यायालय था, उस उच्च न्यायालय को लेकर के अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए वही उच्च न्यायालय था, तो उसका नाम रखने की बारी आई, तो उसमें नाम रखा गया तो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय, ये नाम रखा था, मतलब दोनों नाम दिया गया। लेकिन तो ये बड़ा जटिल नाम था, ठीक है, तो ये नाम आप लिख सकते हैं। पहले जब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो जो वहाँ के जो उच्च न्यायालय है उसका नाम बदल करके कर दिया जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट नाम था, लिखने उखने में परेशानी होती थी, तो इसको ही बदल करके अब क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय ये किया। नहीं सॉरी, ये तो था ही, ये वाला नाम था ही, है ना, पहले से। अब क्या किया है, ये किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, एकदम शॉर्ट कर दिया है। तो इसमें बस इतना ही चीज़ आपको जानना है। तो जम्मू कश्मीर संयुक्त उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल करके अब कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। बस यही एक लाइन आपको लिखना है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा जानिएगा तो जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, चूँकि वहाँ पर सिंह शासित क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको जानना है। वहाँ के विधानसभा में कितने सीट हैं, है ना, तो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, वो अब 3 हो गए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, एक पुदुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया। तो इस तरह से
अब हाई कोर्ट की बात है तो हाई कोर्ट में आप देख लीजिए कि भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। और उसमें से सबसे पहला जो उच्च न्यायालय था वो कलकत्ता उच्च न्यायालय था। ठीक है, 1862 ईस्वी में बना था कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, ये है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ना, मुंबई उच्च न्यायालय है, ये सब है। तो कुल मिलाकर के अभी जो है आपका 25 उच्च न्यायालय है। सबसे अंतिम उच्च न्यायालय जो बना है वो तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद, ये बना है 1 जनवरी 2019 में। ठीक, तेलंगाना के लिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भी पहले जो था तेलंगाना उच्च न्यायालय, उसको आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना के लिए अलग और आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय बना। तो कुल मिलाकर के जो है अभी 25 उच्च न्यायालय है। ठीक, अगला ये राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब ये होता है कि नेशनल फूड, फूड मतलब खाद्य होता है, और टेक्नोलॉजी, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, ये इससे रिलेटेड जो है एक प्रबंधन संस्थान से रिलेटेड जो है एक बिल जो है दोनों सदन, संसद के दोनों सदन में पारित किया गया। इस बिल का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल। ठीक है, ये बिल है तभी तक जब तक कि इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है। तो दोनों सदन से पारित हो गया, तो अब इस पर राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर होगा तो यही बिल अधिनियम में बदल जाएगा, मतलब एक्ट में बदल जाएगा और कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, तो जो है ये है। तो इसमें है क्या, तो इसमें ये कहा गया है कि फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता और प्रबंधन के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रावधान इस विधेयक में है। मतलब है कि जितने भी फूड से रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और उससे संबंधित उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर से संबंधित और उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी संस्थान है हर राज्य में होता है, उनको अब राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस इसमें भी आप एक लाइन लिख सकते हैं। तो इस बिल के तहत, जिस बिल को संसद के दोनों सदन में पारित कर लिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो है जितने भी देश में फूड टेक्नोलॉजी और उसके उद्यमिता और प्रबंधन से संबंधित संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स है, उन सारे इंस्टीट्यूट्स को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा या राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उस संस्थान को और भी अधिक वित्तीय मुहैया मिलेगी केंद्र की तरफ से, और उसमें कुछ सुधार होगा। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जो है ये इस तरह से उसको, उसमें जो है और भी गति आएगी, ये है। ठीक है, देखिए, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में तंजावुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी स्थित है। तो इन सारे इंस्टीट्यूट सबको जो है अब राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया गया है। ठीक, अगला देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है। देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन, विनियमन मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन करना है ना, मॉनिटरिंग करने वाला संस्था। तो होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई भी मॉनिटरिंग संस्था नहीं था। जैसे मान लीजिए शेयर बाज़ार को मॉनिटरिंग करने वाला संस्था है सेबी, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को, जितनी भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस का, उसको मॉनिटरिंग करने वाला संस्था है इरडा, बैंकों को नियंत्रित करने वाला, विनियमित करने वाला संस्था है आरबीआई। तो उसी प्रकार से होम्योपैथिक डॉक्टरों को या होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला और उससे संबंधित नियम तय करने वाला, रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने वाला संस्था के तौर पर होम्योपैथी चिकित्सा के लिए जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन मतलब जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज होगा उसमें जो है क्या सिलेबस होंगे, पाठ्यक्रम क्या होंगे, किस कॉलेज को मान्यता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कि उसको मापदंड क्या होगा, यही सब निर्णय करना है ना राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया सबसे पहले, ये बात जुलाई 2021 में। तो इसके चेयरमैन, जो पहले चेयरमैन बनाए गए अनिल खुराना, जो अध्यक्ष, हर आयोग का अपना एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। तो सदस्यों का नाम नहीं जानना है, अध्यक्ष का नाम जानना है। डॉक्टर अनिल खुराना को पहला चेयरमैन इस आयोग का बनाया गया है।
होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन के लिए मतलब रेगुलेशन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेने के लिए होम्योपैथी अधिनियम 2020 सितंबर 2020 में पारित कर लिया गया। ठीक है, ये तो है इस तरह से आपका ये है, तो पारित कर लिया गया। इसके तहत ही राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन अब जुलाई 2021 में किया गया है। ये है, अब किस अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया गया, तो यही अधिनियम है, होम्योपैथी अधिनियम है ना, होम्योपैथी अधिनियम 2020। ये 2-3 बात आपको इसमें लिखना है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया। होम्योपैथी के शिक्षकों की पात्रता हेतु भी होम्योपैथी नेशनल टीचर सेलेक्टिविटी टेस्ट का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। तो इस तरह से जो क्या शिक्षा का मापदंड होगा, क्या जो है उसका सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा होम्योपैथी शिक्षा से रिलेटेड, वो भी यही आयोग तय करेगा। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और धौलावीरा जो कि एक साइट है गुजरात में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का, ये दोनों को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के विश्व विरासत सूची में जो भारत के स्थल है वो उसकी संख्या हो गई है 40। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, यूनेस्को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी सोशियो और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व स्तर का ये संस्था है जिसमें जो है इसमें भारत भी सदस्य है, और ये हर देश के इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल को बढ़ावा देने का काम करता है। और लिस्ट जारी भी करता है 3 तरह का यूनेस्को। तो विश्व विरासत में सांस्कृतिक सूची है ना, प्राकृतिक सूची के स्थल, सांस्कृतिक धरोहर की सूची का स्थल, विश्व विरासत के विश्व में, और मिश्रित समूह के स्थल, ये 3 कैटेगरी के स्थल को सूचित जो है लिस्टिंग किया जाता है। तो भारत के कुल 40 स्थल ऐसे हैं जिसको जो है इसमें स्थान मिला है। तो 40 में से जो है अभी जो है रिसेंटली में ये 2 को मिला, काकतीय के रुद्रेश्वर मंदिर ये है तेलंगाना में, और धौलावीरा साइट है ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा साइट अभी तक का ये पाया गया है, सबसे बड़ा साइट है, सबसे बड़ा क्षेत्र को कवर करता है ये। तो इसमें जो है आपका, तो अभी तक इसमें हमको ये देखना है, ये 2 तो इसमें शामिल हुआ है तो जान ही रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हो गया है 40। तो ये 40 तो भारत 3 श्रेणियों में यह दिया था, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत की सूची और मिश्रित। तो भारत में भी कुछ ऐसे स्थल हैं जिसमें सांस्कृतिक विरासत, सबसे अधिक सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं, प्राकृतिक विरासत के उससे कम है, और सबसे कम मतलब 1 ठो है मिश्रित विरासत। तो कौन कौन है उसको ध्यान में रखना है। तो सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत देखिए कुल जो है आपका वो है 32 स्थल भारत के, और प्राकृतिक स्थल के अंतर्गत है 7, और 1 है आपका मिश्रित, तो 32 है। तो 32 में से जो सांस्कृतिक विरासत में ही इसको काकतीय को शामिल किया गया है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को और हड़प्पा कालीन धौलावीरा गुजरात को, ये 2021 में किया गया, यहाँ देखिए है ना। अब इसमें आपको देख लेना चाहिए कि प्राकृतिक स्थल के तौर पर कौन कौन से स्थल को यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टिंग किया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले 1985 में, मानस वन्य जीव अभयारण्य आसाम, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये पूछा जाता है ना, प्राकृतिक धरोहर कौन कौन से भारत के जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, केवलादेव भरतपुर राजस्थान, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली उत्तराखंड में है, और पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत केरल के क्षेत्र में, ये 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी जो है आपका इसी में आता है। मिश्रित में मात्र 1 ठो स्थल है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम, है ना। तो ये मिश्रित वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। और सांस्कृतिक धरोहर में तो इतना 32 ठो है ना, ये सब आप नाम देख सकते हैं। आगरा का किला सबसे पहले किया गया था 1983 में, है ना, आगरा का किला, फिर आगरा का ताजमहल, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, है ना, सूर्य मंदिर कोणार्क, महाबलीपुरम, गोवा, ये सब सांस्कृतिक धरोहर हो गया। ये हो गया प्राकृतिक धरोहर हो गया, और ये हो गया मिश्रित धरोहर हो गया। तो इस तरह से आप नाम भी देख सकते हैं। ठीक, बिहार का भी है, बिहार भी देखना जरूरी है। तो बिहार का आपका जो है एक नालंदा महाविहार को भी सांस्कृतिक धरोहर में स्थान दिया गया है। सांस्कृतिक धरोहर में यहाँ देखिए 26 नंबर में है ना, बिहार का नालंदा महाविहार, 2016 में इसको जो है स्थान दिया गया। बिहार का जो बस सांस्कृतिक धरोहर में एक और है, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर को भी दिया गया 2002 में। तो बिहार का 2 ठो हो गया,
वो भी सांस्कृतिक धरोहर में स्थान है। प्राकृतिक धरोहर में तो बिहार का एक भी नहीं है। सांस्कृतिक धरोहर में एक महाबोधि मंदिर हो गया बोधगया का, और एक नालंदा महाविहार, 2 ठो है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। राष्ट्रीय घटनाक्रम के वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे सितंबर महीने का, ठीक है। और उसके बाद फिर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य एक ही वीडियो में हो जाए, है ना, कम है इसमें। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये जो है आपका विविध घटनाक्रम, नवीनतम समान्यगान विविध घटनाक्रम।